हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि फिजिकल एजुकेशन के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और उससे पहले आपको बता दें, यदि इस वीडियो की पीडीएफ आना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यदि सेल्सियस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और बात करें यदि केल्विन की, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका सामान्य जो तापक्रम होता है या तापमान होता है कितना होता है। तो 3 इसके फॉर्मेट हैं, कौन कौन से। एक तो फ़ारेनहाइट में यदि बात करी जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। यदि सेल्सियस में बात करी जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करी जाए केल्विन की, तो केल्विन में क्या होता है, 310 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। और अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, ठीक है। जो मनुष्य के शरीर में भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, तो ये पचता है छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में पचता है। और बात करी जाए, पूछ ले आपसे कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। यदि फुट की बात करें तो 20 से 23 फुट लंबी होती है। अगला देखते हैं। और इसमें बता दें आपको कि ये जो भोजन होता है, इसकी जो खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है वो तो मुंह से ही चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो अधिकांशतः भाग भोजन का पचता है वो कहाँ पचता है, वो छोटी आंत में पचता है। लेकिन खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.4, ठीक है, मानव रक्त का। और जो आंसू का जो पीएच मान होता है, ठीक है, ये कितना होता है, मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान है 7 होता है। इसी तरह जल और नमक का, यानी पानी और नमक का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है, ठीक है। बात पीएच मान की आ गई है तो इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। जो पीएच मान होता है, तो पीएच जो है इसकी जो खोज करी थी, ठीक है, पीएच मान की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, सोरेनसन ने करी थी, ठीक है, सोरेनसन ने करी थी। और कब करी थी सोरेनसन ने, 1909 में, ठीक है, 1909 में करी थी। सोरेनसन ने 1909 में खोज करी थी इसकी। और बात करें ये जो भी ये पीएच मान होता है, ठीक है, इसमें जो है पीएच, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है पीएच का, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसका एक और नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी जो खोजकर्ता थे वो सोरेनसन थे, 1909 में खोज करी थी। पीएच जो होता है इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसी क्रम में इसका जो स्केल होता है जिसपे मापा जाता है, मान लो जैसे कि ये स्केल है, ठीक है, ये पीएच मान ज्ञात करने का स्केल है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। जिस घोल का या सॉल्यूशन का मान जो है 7 होगा, ठीक है, वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। यदि 7 के पहले जो जितने भी होंगे उनका क्या होगा, उनका अम्लीय होगा। जैसे 7 है, यहाँ से फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इधर मतलब 7 से कम वाला अम्लीय, 7 जो होगा तो उदासीन, यानी ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और 7 के आगे वाला, 7 से यानी अधिक वाला जितना होगा सब क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से कम वाला सब अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दूध में
केसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन है? वो है हृदय, हार्ट है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन है? हृदय है। और हृदय में आपको बात बता दें कि हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, और हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, ब्लड को पंप करना होता है, जो सॉरी मुख्य कार्य जो होता है वो ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। और जो हृदय जो होता है इसका औसतन जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय का जो औसतन भार होता है वो 300 ग्राम होता है। और अगला देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। ठीक है, 1 मिनट में जो धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और बात करी जाए कि जो एक धड़कन की बात करी जाए तो एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? तो 0.08 सेकेंड। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है कि एक धड़कन में कितना समय लगता है। ठीक है, एक धड़कन में कितना समय लगता है? तो एक बार जब धड़कता है तो 0.08 सेकेंड टाइम लगता है। ठीक है, और 1 मिनट में बात करी जाए तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये सांस लेता है 16 से 20 बार। ठीक है, 16 से 20 बार ये सांस लेता है। अब बात आ गई है तो इसको सांस लेता है तो जो सांस लेता है उसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये होता है 78%। ठीक है, जो हवा हम वो ग्रहण करता है उसमें क्या होता है? 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद 0.03%। ठीक है, ये क्या होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जब वह ग्रहण करता है तो 78% क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर छोड़ता रिलीज कितनी करता है? ये 78% ही नाइट्रोजन रिलीज कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसके बदले जब रिलीज करता है तो ये घट के आती है, कितनी आती है वापसी में? 17। ठीक है, और फिर उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तो 0.03% होती है। जब ये रिलीज करता है इसको तो ये कितनी, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 4%। ठीक है, तब जब व्यक्ति सांस लेता है उस समय 78% ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन लेता है, छोड़ता कितनी है? सेम उतनी ही छोड़ देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो गैस होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है जो कि छोड़ता है, तो उसमें 4% कम हो जाती है तो 17% छोड़ता है। लेता 21% है, छोड़ता 17% है। इसी क्रम में बात करी जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% जो है वो ग्रहण करता है, छोड़ता है कितनी? 4%। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है विटामिन सी का वो क्या होता है? स्कार्बिक एसिड। ठीक है, स्कार्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है। और जो इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से वो स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग में होता यह है कि जो दांत और मसूड़े हमारे होते हैं उनसे ब्लड आता है और बदबू टाइप से स्मेल आती है, और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है दांतों से, दांतों और मसूड़ों से ब्लड निकलता है। और जो विटामिन सी प्राप्त करने का जो स्रोत होता है मुख्य रूप से आंवला और खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है विटामिन सी। अगला देखते हैं, मनुष्य की आँखों के रंग को कौन निर्धारित करता है? तो हमारी आँखें नीली होंगी, काली होंगी, भूरी होंगी, सफ़ेद होंगी, किसी तरह की होंगी। वो जो रंग होता है उसे कौन निर्धारित करेगा? तो ये प्रतारिका। ठीक है, प्रतारिका जिसे हम आइरिस कहते हैं, ये निर्धारित करती है कि मनुष्य की जो आँखें हैं, हमारी आँखें वो किस कलर की होंगी। ठीक है, आइरिस निर्भर करता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। रक्त समूह की खोज 1900 से 1901। ठीक है, 1900 से 1901 के बीच में किसने की थी? तो ये करी थी कार्ल लैंडिस-टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडिस-टीनर ने करी थी। और आपको बता दें ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, फिर है उसके बाद बी ब्लड ग्रुप, फिर ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर ओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो इसमें ओ
और AB है ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्योंकि जो AB होता है वो सर्वग्राही होता है, ठीक है। वो सबसे ले सकता है, सभी ग्रुपों से मतलब ले सकता है, सब मतलब सभी ब्लड ग्रुप वालों के व्यक्तियों से AB वाला ले सकता है, और जो O होता है वो सभी को दे सकता है, ठीक है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O होता है, और सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो AB होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकीमिया के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से होता क्या है, ये WBC जो होती हैं, ठीक है, WBC जो होती हैं, अन्य जो कोशिकाएँ होती हैं WBC में, तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो WBC की जो संख्या होती है हमारे शरीर में वो बढ़ने लगती है, ठीक है, सामान्य से अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय मतलब ब्लड कैंसर होने के लक्षण प्रदर्शित होते हैं या हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि WBC की जो संख्या होती है आसमानी रूप से बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड कैंसर में। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हृदय की 3 परतें होती हैं, ठीक है। हृदय की कितनी परतें होती हैं? 3, ठीक है। हृदय की कितनी परतें होती हैं? तो ये 3 परतें हो जाएंगी। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, ये पहली ऊपर वाली होती है, ठीक है। फिर है मायोकार्डियम, ये बीच वाली मध्य वाली होती है। फिर इंडोकार्डियम, ये निचली होती है, ठीक है। पेरिकार्डियम ऊपर वाली, ठीक है, मायोकार्डियम मध्य वाली, इंडोकार्डियम नीचे वाली, ठीक है। अगला देखते हैं। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आँख का कार्निया भाग जो होता है वो दान किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। डेंगू किस वायरस से होता है? तो ये होता है अरबो वायरस से, ठीक है। डेंगू किस वायरस से होता है? अरबो वायरस से होता है। और अरबो वायरस जो होता है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा एंडीज एजिप्टाई, ठीक है, मादा एंडीज एजिप्टाइम, ठीक है, मादा एंडीज एजिप्टाइम मच्छर में होता है, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है। और आपको बता दें जब डेंगू का बुखार होता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कौन सा मतलब क्या होता है, इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर, जिनको बिम्बाणु बोलते हैं, ठीक है, जो बिम्बाणु होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से घटने लगती है, ठीक है। तो उसको कवर करने के डेंगू बुखार में सबसे फ़ायदेमंद क्या होता है? जो बकरी का दूध होता है वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बकरी का दूध इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा का जूस होता है जो आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलता है, वहाँ से आप लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एलोवेरा का जूस जो होता है वो भी फ़ायदेमंद होता है। बाकी बहुत सारे फलों के जो जूस होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, ठीक है, फलों का सेवन करना चाहिए, बहुत सारे जो फलों के जूस हैं उनका सेवन, और ख़ासकर जो है बकरी का दूध और प्लस एलोवेरा का जूस जो कि आयुर्वेदिक की दुकान पर मिलेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो वायरस होता है अरबो वायरस होता है, और ये किस मच्छर में पाया जाता है? मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर में होता है, ठीक है, ये इसका वाहक है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कौन से अंग बढ़ते रहते हैं? तो ये बढ़ते रहते हैं नाखून और बाल, ठीक है। जब मनुष्य मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके नाखून और बाल जो है मरने के बावजूद भी बढ़ते रहते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट, रिपीट करते हैं इसको एक बार, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 विटामिन में पाया जाता है, ठीक, कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? B12 में। और B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है, साइनोकोबालामिन होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है शरीर का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, रेबीज जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, रेबीज, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने करी थी, ठीक है। रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया है, इसके टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने करी थी। और जो इसका रेबीज का टीका जो होता है, सॉरी वायरस जो होता है,
ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज का जो वायरस होता है कौन सा होता है, रेहब्डो, ये वाला रेहब्डो वायरस होता है इसमें, ठीक है। और ये वायरस किस में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से कुत्ता और बिल्ली में पाया जाता है, और इसके साथ में जितने भी मांसाहारी मतलब जानवर होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं, खास करके भेड़िया हो गया, सियार हो गया, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सब में क्या होता है, इन सब में रेहब्डो वायरस पाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें ये जो रेबीज यानी जो ये बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, इसमें जो है मनुष्य को जल से, पानी से डर लगता है, ठीक है। और ये सब किस में पाए जाते हैं, कुत्ता बिल्ली में पाए जाते हैं। और ध्यान रखिए, बाई चांस खुदा ना करे आपको कुत्ता बिल्ली कोई काटे, ये बाई चांस धोखे से कहीं काट लेता है, तो उसमें आपको तुरंत तत्काल जिला अस्पताल जाइए या प्राइवेट अस्पताल जाइए, वहाँ पे इसका जो डोज होता है इंजेक्शन का, पूरा इंजेक्शन का डोज लगवाइए। और उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि एक बार इसका वायरस यदि शरीर में प्रवेश हो गया और अपनी संख्या बढ़ा दिया कस के, फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद इसका इलाज नामुमकिन है, समझ लो, ठीक है। मैंने अपनी आँखों से कई पेशेंट को मरते हुए देखा है, कुत्ता काटा, लापरवाही में फूंक झाड़ इस जादू टोना में पड़ के उसको झड़वाए फुकाए, और बाद में दिक्कत हो गई उनको, लास्ट तक वो बचा नहीं पाए, लखनऊ वगैरह से उनका जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19, रक्त दाब मापने का यंत्र है, तो ये कौन सा है, स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। और इसमें कितना होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, कितना होना चाहिए सामान्य तौर पे, तो 120 mmHg से 80 mmHg, ठीक है। 120/80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। और जो 120 ये होता है, ये क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और जो 80 होता है ये डायस्टोलिक होता है, ठीक है। 120 जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ये वाला जो 120 है ये कौन सा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और जो 80 वाला है ये, ठीक है, 80 mmHg, ये कौन सा ब्लड प्रेशर, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और इसका जो मापने का यंत्र होता है वो कौन सा है, स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लीहा या स्प्लीन, ठीक है। और इसका नाम एक तिल्ली होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है। और यही हमारा जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड जो बैंक होता है उसको वो कौन होता है, वो भी प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो हमारे हड्डियों के बीच में एक जालीनुमा, लाल लाल जालीनुमा जो भाग होता है, ठीक है, उसमें जो है रक्त बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है इनका निर्माण होता है, किसका, यानी हम कहेंगे ब्लड का, ठीक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है, वो हड्डियों के बीच में होता है, लाल लाल जालीनुमा भाग में। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होगा, तो बोन मैरो में हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा में हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसकी आरबीसी की, तो इसका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ। इसी तरह ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी वाइट ब्लड सेल्स होता है। इसी तरह ये होती हैं प्लेटलेट्स, इनको हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, ठीक है। क्या कहते हैं, बिम्बाणु, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी जो हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या होती है लगभग 50 लाख होती है, यानी 5 मिलियन होती है, ठीक है। और आरबीसी की जो संख्या होती है, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन तक का होता है, ठीक है। इसी तरह हम इसको बात कर लें, इनका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। इनकी संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो लगभग 10,000 होती है, ठीक है। और ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनका जीवन काल जो होता है क्या होता है, इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का, ठीक है। 2 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। और ये होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसका जो कार्य होता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, रक्षा करना रोगों से। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं तो इनको बिम्बाणु कहते हैं, और इसके बारे में आप जानकारी स्वयं प्राप्त कर लेना। और अगला देखते हैं, और इनका जो कार्य होता है शरीर को ताकत प्रदान करना। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है,
तो ये होता है 1350 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम होता है। औसतन मैंने सब इसलिए लगा दिया, कहीं पे आपको 1300 ग्राम मिलेगा, कहीं पे 1400 ग्राम मिलता है, स्त्रियों का कम मिलता है, पुरुषों का ज़्यादा मिलता है। तो जो एक्यूरेट होता है आंकड़े वो यही होता है 1350 ग्राम, ठीक है। अगला देखते हैं, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। और निर्माण तो पित्त का निर्माण तो होता है यकृत में, ठीक है, लेकिन वो जमा कहाँ होता है? तो यकृत में वो बनता है, फिर एक पित्त रस नली होती है, ठीक है, उस नली के माध्यम से, ग्रंथियों के माध्यम से जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक है। तो पित्त क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। पित्त मतलब शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। बात करें कि पित्त जमा कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, कलेक्ट कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। न्यूक्लियस, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला देखते हैं, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब दिया जाना चाहिए? तो ये 48 घंटे के भीतर देना बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका जो है वो बच्चे में कब लगना चाहिए? तो 48 घंटे के भीतर लग जाना चाहिए। नवजात शिशु में जब बच्चा जन्म लेता है उसमें 48 घंटे के अंदर उसको मतलब बीसीजी का टीका लगना चाहिए। और इसका जो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म, याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया रोग किससे संबंधित हैं? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो रोग हैं किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों रोग आँखों से संबंधित हैं, ठीक है। ये जो मायोपिया होती है ये होती है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष की बीमारी को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। जो ये हाइपरमेट्रोपिया होता है यानी दूर दृष्टि दोष, तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें ये मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल और उत्तल में डिफरेंस रखना आप, ठीक है। और ये दोनों बीमारियां जो होती हैं ये किससे संबंधित? आँखों से संबंधित हैं। मायोपिया जो होती है, ठीक है, जो मायोपिया होती है ये क्या होती है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इस मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के भी जो पेशेंट होते हैं, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि बुजुर्ग आदमी में जरा दृष्टि दोष की दिक्कत ज़्यादा होती है। क्योंकि जरा दृष्टि दोष में होता क्या है? उसमें जो उस समस्या से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होता है? ना तो उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक है, दूर की वस्तुएं, ना तो उसको नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसमें जो उस समस्या को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 27, ठीक है। विटामिन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो विटामिन का जो हमारे शरीर में कार्य होता है वो रोगों से रक्षा करना, ठीक है। विटामिन का जो हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या कार्य होता है? रोगों से रक्षा करना, ना कि हमें कोई प्रकार की एनर्जी मिलती है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है विटामिन से, ठीक है। केवल रक्षात्मक कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर विटामिन, ठीक है। बात करी जाए विटामिन्स की, तो विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सी फंक ने करी थी, ठीक है। सी फंक ने करी थी कब?
1911 में, ठीक है। सी फंक ने की थी 1911 में विटामिन की खोज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, घेंघा जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है, ये बात तो सही है, लेकिन आयोडीन की कमी से होता क्या है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पे? हमारे गले में, ठीक है। ये जो हमारा जबड़ा होता है, वो गला होता है सामने वाला, यहाँ पे एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, हमारे गले में। तो उस गले जब आयोडीन की कमी होगी तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिस कारण वह थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, फूल जाती है, ठीक है। जब वह फूल जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की जब कमी होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो हमारे गले में ठीक है, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, वो सूज जाती है, फूल जाती है, उसी फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं, ठीक है। और होता किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। अगला देखते हैं बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो बर्ड, हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो इसके बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1, ठीक है। H5N1 इसका नाम है, और ये क्या करता है? पक्षियों को संक्रमित करता है, ठीक है। जो बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है ये होता है H5N1 होता है, और ये वायरस किसको संक्रमित करता है? खासकर ये पक्षियों को संक्रमित करता है, और पक्षियों में भी खास करके मुर्गियों या मुर्गियों को ज़्यादा संक्रमित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो इसमें होती है 206 हड्डियाँ, ठीक है। 206 हड्डियाँ होती हैं किसमें? ये जो होता है एक वयस्क व्यक्ति, ठीक है, वयस्क यानी यंग जो मैन होता है, यंग मैन होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। बात करी जाए बच्चे में तो लगभग 300 या 300 से अधिक हड्डियाँ बच्चे में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है, ये होते हैं। अब ये मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ जल्दी से, बहुत कम समय में। ये इस प्रकार से होता है। तो इसमें ये 4 जो सामने के 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये जो चार दांत जो सामने के होते हैं, ठीक है, ये क्या हो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये सामने के जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये इनको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। ये हम मान लो ये ऊपर का भाग बना रहे हैं, ठीक है, आप जितना प्रक्रिया ऊपर होगी उतनी ही नीचे उनको डबल कर देना, नीचे भी उतनी होगी। तो ये 4 दांत सामने के होते हैं, इनको इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लंबे वाले दांत होते हैं, जो कि मांसाहारी जानवर में अधिक लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये दांत होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइंस, ठीक है। एक इधर है, एक उधर होगा, ठीक है, ये कैनाइंस हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 दांत जो होते हैं, ठीक है, ये 2 दांत होते हैं, ये प्रीमोलर्स होते हैं। इधर भी 2 दांत होंगे, ये जो होंगे प्रीमोलर्स होंगे, जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, दूध के दांत जब निकलते हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैनाइंस इंसीजर हो गए, और ये कैनाइंस हो गए, ये प्रीमोलर्स हो गए। फिर इसके बाद ये दाढ़ निकलती हैं बड़ी बड़ी 3 ठोर लास्ट में, ये वाली यहाँ पे ये 3 ठोर, ठीक है, इनको बोलते हैं मोलर्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोलर्स। इसको देखो हम कलर ले लेते हैं दूसरा। अब ये देखो, ये जो सामने के दांत हैं ये कितने हैं? 4 दांत हो गए, ठीक है। तो 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे होंगे, तो टोटल इंसीजर की संख्या 8 हो जाएगी। फिर इसके बाद एक ये वाला, ठीक है, 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे होंगे, तो कैनाइंस जो दांत होते हैं उनकी संख्या 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे होंगे, 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये मोलर्स, ये प्रीमोलर्स हो गए, ये इधर, ये वाले 2, ठीक है, इनकी संख्या 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो ऊपर 4 हो गए, तो 4 नीचे वाले भी भाग में होंगे, तो टोटल इनकी जो प्रीमोलर्स होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। फिर इसके बाद लास्ट जो है ये 3, जो लास्ट 3 होते हैं ये मोलर्स होते हैं, इधर भी होते हैं, इनकी संख्या 3 इधर है 3 इधर है, 6 हो गई, 6 ऊपर हैं तो 6 नीचे होंगे, तो टोटल मोलर्स की संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं जो बच्चों में क्या होता है। बच्चों में ये वाले मोलर्स, ये वाले प्रीमोलर्स एक भी दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये दांत नहीं पाए जाते हैं। और ये इसमें जो कैटेगरी होती है, फर्स्ट मोलर्स हो गया, ये
सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो बच्चों में जो ये थर्ड वाला मोलर्स होता है, ये वाला ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो और आपको बता दें, मनुष्य के जीवन में दांत 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। कुल 52 दांत मनुष्य के जीवन काल में निकलते हैं, जिसमें से 32 दांत स्थायी होते हैं, जो 20 दांत होते हैं दूध के अस्थायी होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा है ये, सॉरी इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड पाए जाते हैं, ठीक है। वह रीढ़ की, मतलब वही बात कर रहा है, रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, ठीक है। तो हमारी रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं, ये बच्चों में पाई जाती हैं, ठीक है। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 26 पाई जाती हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के थ्रू ये 26 और 33, ठीक है, सॉरी 26 और 33 दोनों ऑप्शन मिलता है, तब हम किसको टिक करेंगे? 33 वाले को टिक करेंगे। ये 33 नहीं होता है ऑप्शन में, तब हमारा कौन सा सही होगा? 26 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाएगा साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, किसके हृदय में सर्वाधिक हृदय कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं, ठीक है। यानी किसके हृदय में सर्वाधिक हृदय कोष्ठक होते हैं? तो ये काकरोच जो होता है, काकरोच में सबसे ज़्यादा कोष्ठक यानी चैम्बर पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है, 13 होते हैं। अगला देखते हैं, रीनल धमनी का मुख्य कार्य होता है, तो जो हमारे शरीर में रीनल, ठीक है, रीनल धमनी होती है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय से किडनी तक जो है रक्त को ले जाना, ठीक है, दिल से गुर्दे तक रक्त को ले जाना किसका काम है? रीनल धमनी का काम है, ठीक है। रीनल धमनी का क्या कार्य है? हृदय से किडनी तक रक्त को ले जाना। अगला देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी कोशिका का जो पावर हाउस है, कोशिका की जो पावर हाउस है, या इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है, तो ये हो जाएगा प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है, ठीक है। तो एलिसा जांच जो होती है वो एड्स से संबंधित होती है, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग हो जाता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और रतौंधी में क्या होता है कि इसमें जो दिन में दिखता है आदमी को, यानी उजेले में दिखेगा, दिन में दिखेगा, लेकिन रात में नहीं दिखता है, ठीक। रतौंधी जिससे होती है उसको रात में नहीं दिखता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उजेले में उसको दिखेगा, लेकिन अंधेरे में उसको नहीं दिखेगा, अंधापन दिखेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो और ये जो पपीता और गाजर होती है उसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सामान्य से जब अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मान लो सामान्य व्यक्ति का कितना होना चाहिए, मान लो 120, ठीक है, 120 है मान लो, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जब ये बढ़ जाएगा 120/80 होता है, ठीक है। जब ये 120 की जगह पे मान लो 130 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, ये इस तरीके से जब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। और उसी क्रम में ये जब हमारा ब्लड प्रेशर घटा हुआ होता है, ठीक है, घट जाता है, तो उस घटे हुए ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या है? हाइपर टेंशन, यहाँ पे क्या है? हाइपोटेंशन। फर्क याद रखना, ठीक है। बढ़े हुए को हाइपर टेंशन, घटे हुए को हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, हृदय व हृदय संबंधी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। यानी दिल व दिल संबंधी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। अगला देखते हैं, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, ठीक है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाएगा? ये धमनियाँ जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, जिसके 1000 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है, शायद आपके नहीं हुए होंगे,
फिलहाल मेरे भी नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए मजाक कर रहे हैं फिलहाल। 42 नंबर है, रिपीट करते हैं, हम अपना फोकस पढ़ाई पे करते हैं सिर्फ। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? तो ये ले जाती हैं धमनियाँ, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। और वही रक्त जो वापस आता है तो उसको कौन लेकर आता है? उसको शिराएँ लेकर आती हैं, ठीक है। तो हृदय जब हम पंप करता, हमारा हृदय जो हृदय मतलब रक्त पंप करता है, तो उस रक्त को कौन ले जाता है? उसको धमनियाँ ले जाते हैं, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। और ये धमनियाँ क्या करती हैं? संपूर्ण शरीर में खून यानी ब्लड को ले जाएंगी, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में कौन ले जाता है? ब्लड, धमनियाँ। और उसको वापस कौन लाता है? उसको शिराएँ वापस लेकर आती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के जोड़ को यानी हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। फिर है हड्डी और मांस, हड्डी प्लस मांस के जोड़ को, ठीक है, यानी हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेंडन, ठीक है। अगला देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की लार में कौन से क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, तो मनुष्य की लार में टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, सेक्स हार्मोन्स किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं? ठीक है, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं। अगला देख लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी, ठीक है, पुरुषों की नसबंदी जिसे हम बंध्याकरण कहते हैं को क्या कहा जाता है? यानी कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन है, जो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। और जो महिला नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। पुरुष को वैसेक्टॉमी, महिला को ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। जो ये पुरुष नसबंदी होती है, इसमें होता क्या है, ये जो शुक्रवाहक नलिका होती है, जो शुक्राणु नलिका होती है, उसको क्या करते हैं, उसको मतलब इस बंध्याकरण में शुक्राणुवाहक जो नली होती है, शुक्रवाहक नलिका जो होती है, उसको मतलब काट देते हैं, ठीक है। काट कर उसे बांध देते हैं ताकि जो है जो शुक्राणु है वो वीर्य के साथ में पुरुष लिंग तक ना आ पाएँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, शुक्रवाहक जो नलिका होती है उसको काट कर उसको गांठ लगा देते हैं, बांध देते हैं, ताकि जो है हमारे स्पर्म जो है शुक्राणु वे वीर्य के साथ मतलब आकर पुरुष लिंग तक ना पहुंच पाएँ, इसलिए उस नली को अवरुद्ध कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को जो मतलब शुक्रवाहक नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, तो उसी को बंध्याकरण कहते हैं, ठीक है। अगला दे और मान लो इसका नाम क्या दिया गया है पुरुष नसबंदी को? वैसेक्टॉमी, ठीक है। और महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, मानव गुर्दे यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो ये होता है 150 ग्राम औसतन, ठीक है। मानव गुर्दे यानी किडनी का औसतन वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। और बात करी जाए जो किडनी का कार्य होता है, क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण करना होता है, ठीक है। और जो इसमें जो एक पथरी बन जाती है, ठीक है, वो पूछ लेता है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। और जो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो भी गुर्दा ही करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है। रक्त के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस बोला जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब हमारी किडनी जो है गुर्दा है वो काम करना बंद कर देता है, तो हमारे ब्लड में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। वो ब्लड में मतलब ब्लड से उनको, जैसे किडनी है वो काम नहीं कर पा रही है, तो ब्लड से मतलब ब्लड का शुद्धिकरण नहीं कर पाएगी, तो हमारे ब्लड में क्या होगा कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ उसमें आ जाते हैं। तो उन्हीं को हटाने के लिए हम अलग से क्या कर लेते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया करते हैं, ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं डॉक्टरों के द्वारा। वैसे तो किडनी अपना स्वयं कार्य करती रहती है, उसको शुद्ध करती रहती है, लेकिन जब ये अपना काम करना बंद कर देती है किडनी, तब हम डायलिसिस प्रक्रिया करते हैं, जो ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है अलग से, ठीक है, डॉक्टरों के माध्यम से, मशीनों के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, पीयूष ग्रंथ जो कि अंतःस्रावी ग्रंथ है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथ जो कि अंतःस्रावी ग्रंथ है को, ठीक है, पीयूष ग्रंथ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है हमें बताना है। तो इसको जाना जाता है पिट्यूटरी ग्रंथ के नाम से,
मास्टर ग्रंथि के नाम से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहिए या मास्टर ग्रंथि कहिए या पीयूष ग्रंथि कहिए, ये 3 नाम है इसके, ठीक है, 3 नाम है, ठीक है। और ये कौन सी ग्रंथ है? अंतःस्रावी ग्रंथ है। और इस बात यदि इसके बात करी जाए इसके आकार की, तो जो इसका आकार होता है पीयूष ग्रंथि का, ये मटर के दाने के जैसा होता है, ठीक है, मटर के दाने जैसा होता है इसका आकार। यदि इसके वजन की बात करें, पीयूष ग्रंथि की वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। यदि बात करें अंश में, तो अंश में बात करें 0.02 अंश होता है, ठीक है, 0.02 अंश होता है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करें हैं सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे, और कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, छांटने में और सभी का कलेक्ट करने के लिए। तो और फ्रेंड्स, ये PDF चाहते हैं तो मैं इसका PDF का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप रिसीव कर लेना। और इसी तरह के पर डे वीडियो पाने के लिए, डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय